रेडी। हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बस सही तरीके से कर रहे होंगे। आज फिर आपका स्वागत है क्लास 12th केमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में। एक लेक्चर हमने पहले लिया था, जो पहला चैप्टर था सॉल्यूशन या विलयन। उसमें हमने आपको बताया था कि भाई विलयन आखिर कैसे बनता है, कि समांगी मिश्रण को हम विलयन कहते हैं और विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, जिसमें हमने आपको बताया सोल्यूट क्या होता है, सोलवेंट क्या होता है, विलेय, विलायक। इसके अतिरिक्त विलयन किस किस प्रकार से बनाया जा सकता है, और विलयन हम अंत में ये चर्चा कर रहे थे कि भाई विलयन की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, और उस सांद्रता को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, ये हमने आपको बताया था। और उसमें हमने बताया था कि भी भार प्रतिशत में व्यक्त करते हैं, भार प्रतिशत या फिर द्रव्यमान प्रतिशत इसमें व्यक्त कर सकते हैं। और दूसरा हमने बताया था आयतन प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। तीसरा बताया था पीपीएम में, पीपीएम या हम कह सकते हैं कि भाई पार्ट्स पर मिलियन में। और तीसरा हमने बताया था चौथा मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, इस प्रकार से। ठीक है, तो हमने भार प्रतिशत पढ़ लिया था कि अगर हम विलयन की सांद्रता को भार प्रतिशत में अगर व्यक्त करें तो हम कह देंगे कि हाँ विलयन की सांद्रता भार प्रतिशत में। मतलब अगर जो विलेय और विलायक है उन दोनों को वेट की फॉर्म में लिया गया है, वजन की फॉर्म में या द्रव्यमान के रूप में लिया गया है, तब उसकी विलयन की जो सांद्रता निकल के आएगी वो भार प्रतिशत में निकल के आएगी। और इसका हमने आपको फॉर्मूला भी लिखाया था। तो चलिए उस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, और उसके बाद हम आज मोल प्रभाज पढ़ने वाले हैं, और मोल प्रभाज पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स उनको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देखिए भार प्रतिशत। हमने आपको भार प्रतिशत ज्ञात करने का ये सूत्र आपको बताया था कि भार प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। विलेय का भार बटे विलयन का भार, विलेय का भार बटे विलयन का भार। और इसमें हमने आपसे जिक्र किया था कि जब भी कोई विलयन बनेगा, विलयन जब भी कोई बनेगा तो विलयन बनने के लिए क्या क्या चाहिए भाई। विलयन जब भी बनने वाला है, जो विलयन होगा, विलयन विलयन जो बनेगा, विलयन उसमें क्या क्या होगा। एक होगा विलेय, एक तो होगा विलेय जिसे हम सोल्यूट कहते हैं, और एक होता है विलायक। इन दोनों को मिलाकर ही विलयन बनने वाला है, अदरवाइज नोट। विलायक की तो आवश्यकता पड़ने ही वाली है। ठीक है, और हमने यही बताया था कि अगर हम विलेय को ए मान लें, विलेय जो पदार्थ है उसको ए मान लें, विलायक को बी मान लें, तो हम आगे आने वाले सभी के सभी टॉपिक्स में विलेय और विलायक को ए और बी से ही डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने यही बताया था भार प्रतिशत इज इक्वल टू विलेय का भार बटे विलयन का भार, और गुणा में प्रतिशत के लिए 100। आगे बात समझ में? हाँ, तो विलेय का भार क्योंकि W फॉर वेट और A किसके लिए, विलेय के लिए, और बटे में क्या, विलयन का भार। अब विलयन का भार क्या होगा भाई, विलयन में जो जो लोग शामिल हैं उन सबका भार। तो विलयन में कौन कौन, एक तो विलेय और एक विलायक। तो विलेय का भार WA प्लस विलायक का भार WB, गुणा में 100 क्यों लगाया, परसेंटेज के लिए, प्रतिशत मात्रा निकालनी है तो गुणा में 100 लगाते हैं। ठीक है, चलिए इस पर आधारित हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, ध्यान से देखिए। 20 ग्राम NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को 180 ग्राम जल में या H2O में घोला गया है। भार प्रतिशत या विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात कीजिए या द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लगाइए भी सूत्र। यहां पर ध्यान से देखो, हम जो जो यहां पर दिया है वहां पर नोट कर लेंगे। कैसे, देखो जो ये 20 ग्राम में है,
मैंने बताया था जो कम मात्रा होती है वो विलेय को माना जाता है उसको। जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी अधिक मात्रा होती है वो विलायक होता है। तो 20 ग्राम किसका भार है भाई? विलेय का। तो यहाँ सॉल्यूशन विलेय का भार, विलेय का भार अर्थात WA बराबर कितना दिया है भाई? 20 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट 180 ग्राम जल में, ये अधिक मात्रा है, तो ये जो 180 ग्राम है ये किसका भार है? विलायक का भार। विलायक का भार, इसको हम WB मान लेंगे। कितना दिया हुआ है? 180 ग्राम। हमसे भार प्रतिशत पूछा है। भार प्रतिशत W/W% इज इक्वल टू क्या, ये हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए भाई तो लगा देंगे सूत्र। क्या सूत्र भाई भार प्रतिशत का? चूंकि क्या भार प्रतिशत W/W% बराबर क्या होता है? विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार यानी WA अपॉन विलियन का भार, विलियन का भार अर्थात WA प्लस WB। भाई विलियन में तो दोनों शामिल होंगे ना, विलेय भी और विलायक भी, विलेय का भार भी और विलायक का भी, और गुणा में 100। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो। विलेय का भार कितना है? 20 ग्राम बटे दोनों का WA कितना है? 20, WB कितना? 180 और गुणा में 100। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। 20 प्लस 180 200 और गुणा में 100, 100 दूनी 200, 2 ढाई 20। तो बिलियन का भार प्रतिशत कितना है निकल के? 10%। ये आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन प्रतिशत। जो नेक्स्ट जो सांद्रता व्यक्त करने का अगला तरीका है वो क्या है? आयतन में या आयतन प्रतिशत में भी हम विलयन की सांद्रता को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सेम ऐसे जैसे हमने भार प्रतिशत ज्ञात किया है, ये भी इसका फॉर्मूला बस सेम ही है। बस आयतन की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर विलेय और विलायक दोनों को आयतन की फॉर्मेट में दिया गया होगा, या तो ml में दिया होगा या फिर लीटर में दिया होगा। ठीक है, इससे पहले हम एक चर्चा जरा और कर लेते हैं। देखिए अगर हम भार प्रतिशत की मात्रक की बात करें, भार प्रतिशत का मात्रक की भी मात्रक क्या होगा? अब ध्यान से अगर देखें तो मात्रक कहाँ से निकलता है? सूत्र से निकलता है, फॉर्मूले से। कैसे? यहाँ देखो विलेय का भार, भार क्या अपने आप में एक वजन है, द्रव्यमान है। ठीक है, तो इसका मात्रक मान लो एक ग्राम में दिया हुआ है। किसमें भाई? ये भी ग्राम में दिया हुआ है। ठीक, इसमें दिया हुआ है ग्राम में। और नीचे क्या है? दोनों का जोड़ जो आएगा निकल के वो भी तो ग्राम में आएगा, तो नीचे भी ग्राम और गुणा में 100। ये तो अपने आप में कांस्टेंट है, इससे तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी मात्रक नहीं। तो यहाँ ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाता है, ये एक अनुपात बन जाता है। और वैसे भी परसेंटेज जो होता है अपने आप में वो खुद में एक प्रतिशत है, तो इसलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। नेक्स्ट उसी प्रकार क्या है? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को ज्ञात करने के लिए सेम यही फॉर्मूला काम करेगा, बस यहां पर भार के स्थान पर हम आयतन लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भाई? आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत V/V और परसेंट। ठीक है, तो क्या होगा ये?
आयतन प्रतिशत क्या होगा भाई, विलेय का आयतन या विलेय का भार जो होगा, वजन जो होगा वो आयतन के रूप में होगा। विलेय का आयतन या भार किस में, ml में। अब जरूरी नहीं कि ml में दिया हो, लीटर में भी दिया हो सकता है अभी, बटे विलियन का भार ml में, विलियन का भार ml में। विलियन का भार ml में, ठीक है। और गुणा में परसेंटेज निकालने तो 100 तो आएगा ही, ठीक है। चलिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, आयतन किसका, आयतन किसका, VA, क्योंकि ml की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर। वैसे यहाँ पर विलेय के भार की जगह हम आयतन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो VA अपॉन VA प्लस VB और गुणा में 100, ठीक है। यहां पर फिर अनुपात बनेगा, इसका भी कोई मात्रक नहीं होने वाला। देखो ध्यान से, इस पर आधारित सवाल करते हैं। 40 ml H2SO4 को 160 ml जल में घोला गया है, आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विलियन का आयतन प्रतिशत या फिर विलियन की सांद्रता आयतन या फिर V/V% में ज्ञात कीजिए। लगा दो इसका भी सूत्र भाई, इसका सूत्र भी लगा दो। क्या 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 दिया हुआ है यहाँ पर भाई, मान लो इसको VA मान सकते हैं या WA मान सकते हो। VA कितना है, VA क्या है, विलेय जिसकी मात्रा कम है, कितनी, 40 ml, ठीक है। और VB विलायक के लिए यूज कर रहे हैं क्या, 160 ml, ठीक। VA 40 ml और VB कितना है, 160 ml। और दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई, विलियन का जब हम आयतन कुल निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, तो ऐसे निकाल सकते हो, चाहे सूत्र में आप डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो 40 प्लस 160, 40 प्लस 160 बराबर 200 ml, ठीक है। अब सूत्र लगा दो। हम जानते हैं क्या, आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत V अपॉन V प्रतिशत बराबर क्या होता है, VA अपॉन VA प्लस VB और गुणा में 100, ठीक। और VA कितना है, 40 ml बटे VA प्लस VB, विलियन का कुल आयतन कितना है, दोनों का जोड़ 200 ml। अब देखिए ऊपर भी ml आएगा, नीचे भी, तो ml तो खत्म, यहां से कोई भी मात्रक निकल कर नहीं आएगा। और गुणा में 100, इसको काट पाट कर लो भाई, 100 दूनी 200 और 2 दूनी 4, ये आ गया 20% आयतन प्रतिशत आगे निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आगे, अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन या ppm। देखिए यहां पर पार्ट्स का सीधा सा मतलब है कणों से या कोई छोटे छोटे टुकड़े या अंश किसी पदार्थ के, किसी भी पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े या अंश, या कह सकते हैं कोई कण हो सकते हैं, पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो इसलिए यहां पर क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। पर का मतलब यहां पर क्या है, प्रति, प्रति का मतलब जैसे बटे में होता है प्रति सैकड़ा, प्रति हजार, इस तरीके से। और जो ये मिलियन है इसका मतलब यहां पर है मिलियन, वो वाला मिलियन, बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन। तो यहां पर मिलियन का मतलब क्या होता है, 10 लाख। क्या है भाई, 10 लाख या फिर 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो ये है मिलियन का मतलब, ठीक है। तो सीधी सी बात ये है, इस पर आधारित कोई मतलब कोई डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी करा देते हैं। निकालेंगे कैसे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ppm में हम जब भी किसी विलियन की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो क्यों करते हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वायु की सांद्रता
जब भी हम एयर यानी हवा की सांद्रता ज्ञात करते हैं तो ppm में ज्ञात करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में। जल की कठोरता, इस तरह के जितने भी मतलब निरीक्षण किए जाते हैं या इंस्पेक्शन किए जाते हैं कि भी वायु की सांद्रता बताओ या फिर जल की कठोरता, इसको किस में मतलब डिटरमाइन वो करेंगे, हम मेजर करेंगे, तो ये ppm में ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी मिलियन का मतलब क्या है यहाँ पर, 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, बस जहाँ हमने परसेंटेज के लिए 100 लगाया था, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 पे निकाला जाता है, लेकिन यहाँ पर मिलियन लगा हुआ है तो 100 के स्थान पर इसके सूत्र में 10 की पावर 6 या फिर 1 मिलियन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब किसी भी विलयन की सांद्रता या किसी भी समांगी मिश्रण की सांद्रता अगर हम निकालेंगे किसमें, ppm में, तो कैसे निकालेंगे, ppm बराबर ये होगा विलेय का भार बटे विलियन का भार, और गुणा में यहां पर परसेंटेज नहीं निकाल रहे, यहां पर पार्ट्स पर मिलियन निकाल रहे। देखो हमने भार प्रतिशत निकाला तो वहां पर परसेंटेज का जिक्र था, और आयतन प्रतिशत निकाला तो वहां पर परसेंटेज का जिक्र हुआ था, लेकिन यहां पर कहीं भी परसेंटेज नहीं है, यहां पर है पर मिलियन। तो इसलिए यहां पर 100 की जगह हम पावर 6 लगाएंगे 10 की। ठीक है, या फिर 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ऐसे ये बिल्कुल सूत्र, विलेय का भार ऊपर यानी कि WA अपॉन विलियन का भार WA प्लस WB दोनों का जोड़ आएगा। ठीक, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके आधारित। ये 5 ग्राम C2H5OH को 195 ग्राम H2O में घोला गया है, विलियन का ppm ज्ञात कीजिए। निकाल दो भी ppm। कैसे निकालेंगे, क्योंकि ppm क्या होता है भाई, विलेय का भार, विलेय का भार WA अपॉन विलियन का भार, विलियन का भार WA प्लस WB, और गुणा में 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, लो 10 लाख ही लिख दो। ठीक है, इनकी वैल्यू पुट कर दो भाई, इनकी वैल्यू रख दो यहां पर। ध्यान से देखो, विलेय का भार कितना, जिसकी मात्रा कम है 5 ग्राम, बटे विलियन का भार, विलेय और विलायक दोनों का जोड़ दो, विलेय कितना 5 ग्राम प्लस विलायक कितना है 195 ग्राम, और गुणा में 10 लाख। ठीक है, 5 बटे कितना जाएगा 200, और गुणा में 10 लाख। ठीक, इसको काट दो भाई, 200 पंजे 1000, 200 पंजे 1000, 200 पंजे 1000, कितने जीरो बच जाएंगे 3। ठीक, तो कितना हो जाएगा ये 5 पंजे 25, कितने जीरो 3, 25,000 ppm। ठीक है, ये आंसर। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे ppm। नेक्स्ट देखिए आगे, अब जो एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने का, मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन, ये ध्यान देंगे, जरा सुनेंगे मेरी बात को। मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, देखो इस बात ध्यान से देखो,
जो ये मोल शब्द है यहाँ पर, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। वास्तव में मोल क्या है, आपने पढ़ा होगा भौतिक विज्ञान के अंदर कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। मतलब विज्ञान के अंदर हम पदार्थ की मात्रा अगर इंटरनेशनल लेवल पर अगर पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम पढ़ेंगे पदार्थ की मात्रा को किस में मापेंगे, तो मोल में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो मोल क्या है, मोल का मतलब सीधा से ये होता है कि भी कितने मोल, मतलब जैसे कि कितने कण, कितने पार्टिकल, तो ऐसे क्या होता है, मोल होता है। आगे बात समझ में। चलिए अब देखो, मोल प्रभाज, प्रभाज का मतलब यहां पर है भाग देना, भाग देना। ठीक है, और या फिर मोल अंश, अंश का मतलब भी उससे होता है। अब उससे ज्यादा और क्लियर कहां पे होगा, यहां पर देखो, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का सीधा मतलब होता है भिन्न से, फ्रैक्शन तो मोल अंश। तो सीधी सी बात ये क्या है, जब भाग का जिक्र इसमें है तो कहीं ना कहीं ये अनुपात होने वाला है, इसका अनुपात। और जब मोल शब्द आ गया तो भाई ये मोलों का अनुपात होगा, इसका मोलों का। मोल कहाँ पे होंगे, कोई एक पदार्थ हो, विलियन, जब जिक्र यहाँ पे विलियन का ही पूरा चैप्टर है तो कोई ना कोई विलियन तो होगा, और उसके अंदर कम से कम दो पदार्थ तो रहने ही वाले हैं, तो उनके ही मोलों का जिक्र यहाँ पर करेंगे जरूरी, इसके अलावा तो कुछ नहीं करने वाले। तो मोल प्रभाज है क्या, ध्यान से समझिए जरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जब भी आप विलियन तैयार करेंगे, जब भी आप विलियन, व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, विलियन जब आप बनाएंगे, विलियन, अरे भाई, हाँ भाई देखो, ये देखो, ये मोल प्रभाज या फिर मोल अंश या मोल फ्रैक्शन। मैं बता रहा था कि जब भी हम कोई विलियन बनाएंगे, कोई भी सॉल्यूशन तैयार करेंगे, क्या चाहिए उसमें, एक तो चाहिए हमें विलेय सॉल्यूट, एक चाहिए विलेय जिसको कम मात्रा में घोला गया है, या विलयन में जो कम मात्रा में होता है उसे कहते हैं विलेय, और एक चाहिए विलायक, विलयन में अधिक मात्रा में उपस्थित पदार्थ। और इस विलेय और विलायक, अभी बताया था कि इसके लिए जो भी हम यूज करेंगे, जिस भी मतलब, तो इनको संकेत देंगे, विलेय को ए का, विलायक को बी का। ठीक, अब देखो, जो ये मोल है, ये जो मोल होता है, ये वास्तव में इसकी जो अवधारणा है, जो इसकी मतलब जो कंसेप्ट है, ये क्या है। अगर हम किसी भी पदार्थ के मोलों की गणना करें, किसी भी पदार्थ के मोलों की या मोल ज्ञात करें तो कैसे करेंगे, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि मोल अगर ज्ञात करने हैं, मोल नंबर ऑफ मोल बराबर जिस भी पदार्थ के मोल हमें ज्ञात करने हैं उसकी ग्राम में मात्रा या उसका भार, यानी विलेय का भार, कोई पदार्थ है, विलेय छोड़िए, कोई पदार्थ है, कोई भी, यानी कि भार और बटे जिसका भी मोल निकालने हैं उसका भार बटे उसका अणु भार, अणु भार। ठीक है, भार बटे अणु भार, W अपॉन M, मोलर मास। ठीक है, चलिए, तो मोल प्रभाज क्या है, मोल अंश। इससे पहले मैंने आपको बताया कि मोल क्या होते हैं, कैसे इनको कैलकुलेट करते हैं हम। तो मोल निकालेंगे कैसे, जिस भी पदार्थ का मोल, हम मोलों की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से, उसका भार बटे नीचे उसका अणुभार, उसके मोलों की संख्या निकल जाएगी। ठीक, अब देखो, जैसे मान लो ये विलायक है और ये विलेय है और हमारा विलयन बन गया। अब इसमें हमें किसी भी पदार्थ के या किसी पदार्थ का मोल प्रभाज निकलवाए, मोल प्रभाज मतलब विलयन के अंदर जितने भी पदार्थ हैं उनके मोलों की संख्या, और जिसका मोल प्रभाज निकलवा रहा है उसके मोलों की संख्या, उनका अनुपात होता है मोल प्रभाज। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे
किसी किसी अरे भाई किसी भी विलियन में, किसी भी विलियन में किसी पदार्थ का मोल प्रभाज उसके 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 मोलों की संख्या, अर्थात जिस भी पदार्थ के मतलब मोल प्रभाव निकालना है उसके मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। कि विलियन के अंदर किसी भी पदार्थ का अगर हम मोल प्रभाज निकालना है तो उस पदार्थ का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे? उसके मोलों की संख्या और जो विलियन के अंदर सारे के सारे अवयव हैं, जितने घटक हैं, उन सभी के मोलों की संख्या का योग, उनका अनुपात निकाल देंगे, वही क्या होगा? उस पदार्थ का मोल प्रभाज। और इसे हम x इससे डिनोट करते हैं, से डिनोट या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। और खास बात क्या है इसकी भाई, ये जो होता है एक अनुपात होता है, इसलिए कोई इसका मात्रक नहीं होता। मोल प्रभाज क्या है? एक अनुपात है। मोल प्रभाज एक अनुपात है, मोल प्रभाज एक अनुपात है, अर्थ है इसका कोई मात्रक या यूनिट मात्रक नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कैसे कैसे इसका सूत्र क्या होगा। जैसे मान लो मैंने बताया ये विलेय है और ये विलायक है, ये विलेय है और ये क्या है? विलायक। यहां पर अगर मैं कहूं कि विलेय का जो भार है उसको मैं W मान लूं, विलेय के भार को मान लो W, विलेय का भार WA और विलायक का भार WB। ठीक है, और विलेय का अणुभार विलेय का अणुभार MA, विलायक का अणुभार MB। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या NA, विलायक के मोलों की संख्या NB। ठीक है, अगर मैं इनको इस तरीके से मान लूं तो क्या, यहां पे मैं लिख देता हूं लो W क्या है? WA विलेय
का भार, ये अणुभार, अणुभार, ये नंबर ऑफ मोल्स, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, तो अगर हम इस विलयन के अंदर विलेय और विलायक दो पदार्थ हैं, इसके मोल प्रभाज की गणना करना चाहें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। इससे पहले हम एक वैसे ही ले लेते हैं सूत्र, इसको बाद में लिखेंगे। मोल प्रभाज जो होगा किसी भी पदार्थ के लिए, मोल प्रभाज जो x होगा वो क्या होगा, भार, सॉरी, मोल प्रभाज x बराबर, ऐसे नहीं होगा भाई, ऐसे नहीं होगा, विलेय के रूप में लिखना पड़ेगा। देखो विलेय, क्योंकि विलयन के अंदर तो होंगे ना दो या दो से अधिक तत्व, उससे दो या दो से अधिक जो पदार्थ मिले होंगे विलयन के अंदर होंगे, तो उसी के अंदर मोल प्रभाज निकालना संभव है। विलेय का मोल प्रभाज x और सफिक्स में a बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल, ऐसे लिख दो, बटे विलयन के मोल, विलयन के मोल, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इसको, क्या होगा, x बराबर, x बराबर और भी x a, विलेय के मोल मतलब n, भाई विलेय के मोल को किसे दर्शाया हमने, n a अपॉन, विलयन के मोल में कौन कौन आएंगे, विलेय के मोल भी आएंगे और विलायक के मोल भी आएंगे, एन ए प्लस एन बी, ये हो गया विलेय का मोल प्रभाज। दूसरा, अगर हम विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलायक, विलायक का मोल प्रभाज, इसको x b से डिनोट करेंगे, क्या होगा भाई, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या, या विलयन के कुल मोल, विलयन के कुल मोल के कुल मोल। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू विलायक के मोल एन बी बटे एन ए प्लस एन बी। एक बात यहां पर ध्यान देंगे, जिसके भी मोल प्रभाज की गणना करनी है या जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोलों की संख्या ऊपर और बटे जितने भी अवयव हैं विलयन के अंदर उन सभी के मोलों की संख्या का योग नीचे। ऊपर केवल उसी का आएगा जिसका हम मोल प्रभाज ज्ञात कर रहे हैं, जिसका मोल प्रभाज ज्ञात करना है उसके मोलों की संख्या ऊपर, नीचे सेम रहना दोनों का योग। ठीक है, दूसरी बात, अब देखो, अब चूंकि ये एक अनुपात है अपने आप में, अब अनुपात है तो इसलिए अगर हम ये कहें कि किसी विलयन के अंदर, किसी विलयन के अंदर जिसमें केवल दो पदार्थ उपस्थित हैं या दो पदार्थों का विलयन है, उसके लिए
विलेय और विलायक दोनों के मोल प्रभाजों का योग 1 होगा किसी विलयन के लिए। किसी विलयन के लिए किसी विलयन के लिए एक्स ए अर्थात विलेय का मोल प्रभाज प्लस एक्स बी विलायक का मोल प्रभाज, दोनों का योग कितना होगा? 1 होगा। यहां पर अगर हमें किसी एक के मोल प्रभाज हमें ज्ञात है, मान लो एक्स ए का हमें निकालना है और बी का हमें ज्ञात है, तो उसको 1 में से घटा देंगे एक्स बी। उसी प्रकार अगर हमें एक्स बी का निकालना है, ए का पता है, तो 1 में से एक्स ए वाला घटा देंगे, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई कि वे जो मोल प्रभाज होता है क्या होता है। जब भी हम विलयन के किसी भी अवयव का या किसी भी घटक का मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं, तो उसके मोलों की संख्या को ऊपर और नीचे विलयन के जितने भी घटक हैं उन सबके मोलों की संख्या का योग नीचे। ठीक है, चलो एक सूत्र। अब देखिए मोलों की संख्या कैसे निकल कर आएगी, इसका सूत्र भी लिख लो भाई मोलों की संख्या के बिना क्या है, जब मोलों की संख्या की तो आवश्यकता इसमें पढ़ने वाली है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, क्या, मोलों की संख्या पदार्थ के मोल कैसे निकालेंगे। पदार्थ कोई हो सकता है, पदार्थ के मोलों की संख्या n बराबर क्या होगी, उस पदार्थ का भार बटे उसका अणुभार। ठीक है, चलिए अब हम न्यूमेरिकल पे आते हैं भी डायरेक्ट सीधे। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 90 ग्राम जल है, उसमें 1.8 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है, तो इस ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो देखिए मोल प्रभाज जब ज्ञात करना है तो क्या चाहिए हमें, मुख्य मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र में पढ़ा है, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर बटे उसके साथ जो दूसरा शामिल है विलयन में, उन दोनों के जोड़ करके, मतलब दोनों के मोलों की संख्या का योग नीचे करेंगे। अर्थात विलयन के अंदर जो जो शामिल है सबके मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। अब सबके मोलों की संख्या ज्ञात कैसे होगी भाई, तो देखो ध्यान से देखो, यहां पर इस विलयन के अंदर देखो 90 ग्राम जल में, मतलब जल कितना 90 ग्राम, 1.8 ग्राम ग्लूकोज है। ठीक, तो दोनों के मोलों की संख्या ज्ञात कर लो किसी तरीके से। अब मोलों की संख्या कैसे ज्ञात होगी, अभी मैंने आपको सूत्र में लिखाया कि जो मोल होते हैं, मोल कैसे निकालेंगे, जिसका भी मोलों की संख्या निकालनी है उसका भार ऊपर बटे अणुभार। इसका मतलब चलो भार तो हमें ज्ञात है भाई, भार तो हमें ज्ञात है, एक का रेखा 90 ग्राम, एक का रेखा 1.8 ग्राम, अणुभार तो चाहिए, तो जो जो इसमें शामिल है उन सबका पहले अणुभार ज्ञात कर लो। क्या है भाई, यहां देखो 90 ग्राम जल है, तो इधर रखा है जल का भार, तो क्या निकालेंगे यहां पे, पहले अणुभार ज्ञात कर लो। जल का अणुभार H2O का अणुभार कैसे निकालते हैं, जिसका भी अणुभार ज्ञात करना होता है उसमें जितने तत्वों के परमाणु है सबका परमाणु भार करके लिख के जोड़ दो। कितना होता है भाई, 2 गुणा हाइड्रोजन का होता है 1 और हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो गुणा में 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है परमाणु भार 16, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी निकाल लो ग्लूकोज का। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज C6H12O6, ये इसका फॉर्मूला होता है अभी रासायनिक सूत्र। तो इसका भी निकाल लो, कैसे, का अणुभार बराबर क्या होगा,
कार्बन के 6 परमाणु, तो 6 से तो गुणा होगी, और एक कार्बन परमाणु का परमाणु भार कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन के 12 परमाणु है तो 12 गुणा एक हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु भार 1, प्लस ऑक्सीजन के 6 परमाणु है तो 6 गुणा 6 गुणा एक परमाणु कितना होता है 16, ऑक्सीजन के एक परमाणु का परमाणु भार 16 होता है। सबको जोड़ दो भाई, 12 छंग 72 प्लस 12 एकन 12 प्लस 16 छंग 96, कितने हो गए 180 बैठेंगे। 96 2 2 400 हो गए, और 70 10 80, 180। हमने दोनों के दोनों घटकों के मतलब अणुभार ज्ञात कर लिए, जल का भी और ग्लूकोज का भी। अब दोनों के मोलों की संख्या और निकाल लो, क्योंकि सूत्र में पता है जिसके भी मोल प्रभार निकालना है तो उसके मोलों की संख्या ऊपर और नीचे क्या, दोनों के मोलों की संख्या का योग। तो क्या निकालेंगे यहां पर, जल के मोलों की संख्या, H2O के मोलों की संख्या बराबर क्या होगी, इसको मान लो NH2O बराबर, कैसे निकालते हैं मोल भाई, जिसके मोल निकालने हैं उसका भार बटे अणुभार। भार कितना दे रखा है, कितने ग्राम जल लिया 90, तो 90 बटे अणुभार कितना 18, कितना आ गया 18 पंजे 90, 5 मोल आ गए जल के। अब उसी प्रकार ग्लूकोज के मोल निकाल लो, C6H12O6 के मोलों की संख्या N, और इसमें लिख दो ग्लूकोज सफिक्स में, बराबर ग्लूकोज का भार कितना 1.8 बटे अणुभार कितना 180, कितना हो जाएगा, दशमलव से हटा देंगे दशमलव, नीचे कितना हो जाएगा 1 जीरो बढ़ जाएगा, 18 बटे 1800, 18 धाई 180, 1 बटे 10 और 10 से भाग करेंगे तो 0.1, ये आगे मोल किसके, ग्लूकोज के। दोनों के मोल हमें ज्ञात हो चुके हैं, अब हम किसी का भी मोल प्रभार निकाल देंगे। निकाल दो भाई, किसका पूछा है, एक सेकेंड, क्वेश्चन में किसका पूछा है भाई, ग्लूकोज का मोल प्रभार, तो ग्लूकोज का निकाल दो, ग्लूकोज का मोल प्रभार, ग्लूकोज का मोल प्रभार, मोल प्रभार लिख दो X और सफिक्स में लिख दो ग्लूकोज। क्या होता है अभी सूत्र, जिसका भी मोल प्रभार निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर, मतलब नंबर ऑफ मोल किसके, ग्लूकोज के, G से व्यक्त कर देंगे, ठीक है, बटे नीचे दोनों के, तो नंबर ऑफ मोल किसके, जल के, यानी H2O, नंबर ऑफ मोल किसके, जल के, H2O प्लस नंबर ऑफ मोल्स किसके, ग्लूकोज के। रख दो भी इनके मान, ग्लूकोज के कितने मोल आए 0.1 बटे जल के कितने आए 5 प्लस ग्लूकोज के 0.1 बराबर 0.1 बटे ये हो जाएगा 5.01। कुछ गड़बड़ हुई क्या अभी, ठीक है, ये होगा 0.1 बटे 5.1 5.1 90 बटे 18 18 पंजे 90, 1.8 ग्राम
18 धाई 180, 0.1 और ये हो गया भाई 5 प्लस, सही आएगा। ठीक है, देखो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट जाएगा ये, मतलब दशमलव के बाद एक अंक ऊपर एक अंक नीचे, दशमलव खत्म। 1/51 भाग कर लो इसको भाई, कितना आएगा, भाग करो। 51 और 1, 0.0 ना जाने का फिर 0, 50 दूनी 100 होते हैं, 50 51 51 एकम 51। ठीक है, 10 में से 1 गया 9, कितना, 9 में से 5 गया 4, फिर 0 उड़ा लो। 5 नाम 45, 5 नाम 45, 0.019, 0.019 ये आ गया मोल प्रभाज। ठीक है भाई, यही है ना आंसर, 0.019, 0.019। 90 ग्राम जल में 1.8 ग्राम ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। देखो 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, इसके मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो दोनों के क्या निकाल लेंगे, पहले हम मोलों की संख्या निकालेंगे। लेकिन मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, मोलों की संख्या हम तभी निकाल पाएंगे, पहले हमें अणुभार पता होना चाहिए। निकाल लो दोनों का अणुभार। अणुभार, अणुभार देखो जल है और एथिल अल्कोहल है, तो जल का अणुभार क्या होगा भाई, H2O का अणुभार हमने अभी ज्ञात किया है, कितना होता है 18। एथिल अल्कोहल का निकाल लो, ये होता है C2H5OH, C2H5OH का अणुभार कितना होगा भाई, 12 गुणा में 2 प्लस 5 गुणा में 1 प्लस 16 और प्लस ये वाला एक हाइड्रोजन, कितने हो गए, 12 दूनी 24 प्लस 5 प्लस 16 और 1 17, कितने हुए 17 5 22, 22 दूनी 44 और 2 46, 12 दूनी 24, 6 30 और 10 40, 6 46। ये C2H5OH का अणुभार आ गया। ठीक है, अब देखिए इसके मोलों की संख्या निकालो, H2O के मोलों की संख्या या नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, बराबर नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O के, तो उसका भार कितना भैया जल 72, अणुभार कितना 18, 18 चौके 72, 4 आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके, एथिल अल्कोहल, यहां हम यहाँ पे लिख देंगे एल्कोहल, एल्कोहल ALCOHOL, एल्कोहल क्या होगा, इसका भार कितना है 92 बटे 92 बटे कितना, अणुभार कितना है इसका 46। इसको थोड़ा सा काट लो, 2 चौका 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 दूनी 46, ये सीधा कटर था 2 बार। ठीक है, तो एल्कोहल के मोल कितने आ गए 2। अब देखो आगे क्या पूछा है, दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करने हैं, दोनों के मोल प्रभाज, तो निकाल दो किसका, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज क्या X H2O कितना होगा
जल के मोलों की संख्या कितने, यानी नंबर ऑफ मोल्स किसका H2O बटे नंबर ऑफ मोल्स किसके H2O और प्लस एल्कोहल, एल्कोहल। ठीक है, रख दो इनके मान भाई, कितने कितने आए निकल गए। जल के मोल आए 4 और एल्कोहल के आए 2। जल के कितने आए 4 बटे और जल के 4 और एल्कोहल के 2, 4 बटे 4 2 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 2 बटे 3, ये आ जाएगा 0.666। ठीक है, ये आ गया। अब हम किसका निकालेंगे, एल्कोहल का मोल प्रभाज। एल्कोहल का मोल प्रभाज, एल्कोहल C2H5OH एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज X एल्कोहल। ठीक है, क्या होगा भाई, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल ऊपर और दोनों का नीचे, नीचे तो सेम ही रहना है। तो कितने है इसके 2 बटे 4 प्लस 2, 2 बटे 6, 2 बटे 6, 2 तिया 6, 1 बटे 3 यानी 0.33, ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल हो गए। हाँ भाई, टाइम कितना आया, कर दो स्टार्ट। देखिए भी एक क्वेश्चन और है, इसको और कर लो। यूरिया का 1 विलियन भारा अनुसार 6% है। विलियन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज ज्ञात करने का एक ही तरीका है, बस उसी को फॉलो करते जाओ और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो ध्यान से, एक इसमें यूरिया दे रखा है और इसमें एक चीज और दे रखी थी, यूरिया का अणुभार 60। चलो निकाल लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यूरिया का 1 विलियन भारा अनुसार 6% है। इसका मतलब ये है कि जो ये 6% वाली बात ये कह रहे हैं, 6% वाली, इसमें क्या विलियन जो यूरिया का है उसका विलियन भार के अनुसार 6%, मतलब इसके अंदर यूरिया NH2CONH2 ये कितना है 6 ग्राम है। 6% का मतलब पूरा अगर 100 है विलियन, 100 ग्राम है, तो उसमें से 6 ग्राम यूरिया है। 6 ग्राम कितना है यूरिया, मतलब क्वेश्चन के अनुसार अगर हम बात करें यहां पर, तो यूरिया का भार कितना है भाई, इसमें यूरिया का जो भार है वो कितना है, कितना 6 ग्राम। ठीक है, और बाकी जो बचा वो विलायक का बचा। क्या दूसरा इसमें क्या अभी भाई, विलियन में कुछ ना कुछ तो होगा। ये देखा जल है, जल और यूरिया है, तो जल कितना बचा, जल का भार, जल का भार ये कितना बचा भाई, 100 में से 6 घटा दो, 100 में से 6 घटाएंगे कितना 94 ग्राम की क्या बचा भाई, जल बचा। ठीक है, दोनों के मोलों की संख्या निकाल लो। तो यूरिया के मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या यानी नंबर ऑफ मोल्स किसके, यूरिया, यहां पे लिख देते हैं लो यूरिया। यूरिया कैसे निकालेंगे भाई, वही भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। अब यूरिया का भार कितना है 6, यूरिया का भार है 6, अणुभार कितना होगा निकाल लो, क्या दिक्कत है। देखो NH2CONH2 नाइट्रोजन कितने इसके अंदर 2, तो एक का कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो जाएगा 14 दूनी 28, प्लस हाइड्रोजन कितने परमाणु है 2 और 2 4, एक का होता है 1, तो 4 का 4, प्लस कार्बन कितना परमाणु है 1,
एक परमाणु का भार होता है कार्बन का 12, तो 12 और जोड़ दो। अब क्या बचा, क्या बचा यहाँ पर, 12 प्लस ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन अकेला है तो इसका हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 12 4 16, 16 दूनी 32 और 8 40 और 20 60। तो यूरिया का अणुभार कितना आया 60, तो बटे में 60, 6 धाई 60, कितना आया 1/10 या 0.1। ये किसके मोल निकल गए, यूरिया के मोलों की संख्या आ गई। अब जल की ओर निकाल लो, जल की भी निकालो मोलों की संख्या भाई। विलियन में, विलियन में जल के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स किसके, H2O के, बराबर क्या होगा भाई, जल का भार, जल का भार कितना है 94 ग्राम अपॉन इसका अणुभार कितना होगा जल का 18, काट दो, कटे हो दो, 2 नामे 18 और 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14, 47/9। इसको भाग कर दो, और 9 पंजे 45, कितना बचेगा 2, पॉइंट लाएंगे 0 बढ़ाएंगे 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा, फिर 9 दूनी 18। इस तरीके से 5.22 ये आगे विलियन के अंदर जल में मोलों की संख्या, सॉरी विलियन में जल के मोलों की संख्या। अब मोल प्रभाव निकाल दो, दोनों के पूछा है कि एक का पूछा है, दोनों का ही पूछा है, तो पहले यूरिया का निकाल दो भाई। यूरिया का मोल प्रभाव, यूरिया का मोल प्रभाज x और यूरिया, भाई x से दिखाते हैं ना, दर्शाते हैं ना किसको, मोल प्रभाज को, और किसका, यूरिया का, तो सफिक्स में क्या लगा दिया हमने, यूरिया। अब कैसे, जिसका भी मोल प्रभाव निकालते हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर और टोटल नीचे। तो यूरिया के मोल कितने आए निकल के भाई, ये आए 0.1 बटे टोटल दोनों का, यूरिया का प्लस जल का, तो 0.1 प्लस 5.22 कर लो भी इसको आगे, 0.1 बटे, इसको जोड़ेंगे इसमें कितना हो जाएगा 5.32, 5.32, ठीक। अब इसको भाग कर लो, ऊपर दशमलव के बाद एक अंक है, नीचे है 2, तो ऊपर 1 0 फालतू हो जाएगा, 10/532। अब भाग कर लो, इसको कर लो भी भाग, लो इधर कर लेते हैं, 532 और 10 को भाग करो 0.0। अब भी नहीं जा रहा पहाड़ा, 0 बढ़ाओ एक ना जाने का, अब 0, एक बार 532 से कम 532, कितना बचेगा 8 6 और 4, 1 0 उतार लो, 5 9 में 45 और 9 तिया 27, 8 बार देख लो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25, 8 पंजे 40 और 2 42, 0.018, 0.018, ये आ गया आपका यूरिया का मोल प्रभाज, यूरिया का मोल प्रभाज। नेक्स्ट, अब जल का मोल प्रभाज निकालो भाई, जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज x और H2O बराबर, जल के मोल कितने थे भी जरा देखना, जल के मोलों की संख्या थी 5.22, 5
5.22 बटे टोटल कितना था 5.32 दशमलव के बाद दोनों में 2 अंक हैं, दशमलव खत्म हो जाएगा। 522 बटे 532, लो भी कर लो भाग, करो भाग इसको भी। 2200 करना 32 से, 522 को भाग करना है, नहीं जाएगा पड़ा, 1 0। 5250, 5 9 45 और 5 धाई 50, 9 बार, 9 दूनी 18 और 9 ती 27 और 1 28 और 9 पंजे 45 और 2 47 बटे, ओ सॉरी बटे नहीं, 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 8 गया 3, कितना बचेगा 2 3, फिर 11 में से 7 गया 4, फिर 0 उतार लो, 5 9 45, 5 8 40 और 8 3 24, 8 बार चला जाएगा, बस इतना ही रहने दो। 0.98, 0.98 यही आपका आंसर। और भी क्वेश्चन आगे देखें, अब नहीं है। चलिए 2 3 4 न्यूमेरिकल मैंने आपको कराए, आगे फिर हम मोलरता और मोललता को पढ़ेंगे और उस पर आधारित न्यूमेरिकल करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।